हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे सामने एक बेहद खास सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि दो रजिस्ट्री या केवाला होने पर किसे मिलेगा मालिकाना हक। कई बार होता क्या है ना कि एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ जमीन है या मान के चलिए घर है। अब वो एक ही जमीन या एक ही प्रॉपर्टी को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पास बेच देता है। अब जो खरीदने वाले लोग हैं दो या दो से अधिक, तो आखिरकार किन्हें मिलेगा पूर्णतः मालिकाना हक, इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में चर्चा होने वाला है। इसीलिए आप अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं आप भी तो ऐसे जाल में नहीं फंसने जा रहे हैं या फिर फंस चुके हैं। इस वीडियो को देखिए, ऐसे जाल में आप कभी नहीं फंसेंगे, और अगर फंसते हैं तो कैसे निकलना है उसका भी निराकरण इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहना है केवल। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई, जमीन हो घर हो ये सब उतना आसान केवल कहने से नहीं होता है। पूरा सेविंग, सालों के सेविंग के बाद जो एक घर बनता है या जमीन आदमी खरीदता है, और अगर वो जमीन गलत मिल जाए या फिर घर अवैध जगह में बन जाए तो बताइए कितना बड़ा तकलीफ होगा। इस चीज को आप महसूस कीजिए, तब इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तब क्या बोलते हैं कि रुचि भी रहेगा इस वीडियो को देखने में। चलिए दोस्तों, यहां पर जो है ना एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा कि कैसे जो है यहां पर धोखाधड़ी किया जा रहा है। मान के चलिए एक व्यक्ति जेड है, क्या है, जेड है, इसके पास एक जमीन है, ये वाला जमीन है। अब इस जमीन का जो है अपना पूरा इसके पास डॉक्यूमेंट रहेगा। जेड के पास अगर जेड का जमीन है तो इसका पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा। भाई ये जमीन का नंबर क्या है, खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर कहते हैं, खाता नंबर क्या है, कितना इसका रकबा है, क्या है। ठीक है, मान के चलिए इसका एरिया जो है वो 10 डिसमिल है। कितना है, 10 डिसमिल है। ठीक है, और मान के चलिए प्लॉट नंबर यहाँ पर 206 है। ओके, खाता नंबर होगा। ठीक है, किसके नाम से, सारी चीजें जो है मतलब जेड के पास पूरा है, मतलब ये जमीन बेचने योग्य है। इसको आप समझ लीजिए। अब जेड जो है ना, या तो जमीन बेच सकता है या किसी को दान में दे सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर जेड के नाम से तो कुछ भी करे, उसका अपना मर्जी। ठीक है, हालांकि अगर पैतृक संपत्ति रहेगा तो भाई इसके अगर बाल बच्चे रहेंगे तो भाई उन्हें देना तो अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन मान चलिए स्व अर्जित संपत्ति या फिर इसी के नाम से संपत्ति है तो इस कंडीशन में वो बेच सकता है, दान दे सकता है। ठीक है, तो होगा क्या दोस्तों, मान के चलिए जेड जो है एक बार फैसला किया कि भाई हमारे जमीन, इस जमीन को बेचना है। तो एक व्यक्ति को खोजा और उस व्यक्ति का नाम है ए। देखिए यहां पर जेड ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, ये सब व्यक्तियों का नाम है। सुरेश, रमेश, रोहित, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों दोनों के बीच जो है इस जमीन से संबंधित रेट वगैरह सब कुछ तय होता है। ठीक है, पूरा फिक्स हो जाता है कि भाई ऐसे प्रति डिसमिल या ऐसे प्रति कट्ठा हम जमीन देंगे, सब तय हो जाता है। एक छोटा सा एग्रीमेंट भी तैयार होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ए जो है जमीन को जब खरीदेगा तो या तो वो केवल स्टाम्प पेपर लेकर के जो है सो उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। मान के चलिए कि वो स्टाम्प पेपर पर जो है, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया भाई ये जमीन जो है ए ने खरीदा है, इतना रेट है। ठीक है, जो पैसा बचा हुआ है देंगे, मतलब ये स्टाम्प पेपर पर लिखा गया है। ठीक है, ये रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुआ है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि ए जो है केवाला करा ले या फिर रजिस्ट्री करा ले, केवाला या फिर रजिस्ट्री ये करा ले। और एक कंडीशन हो सकता है कि ए जो है केवाला या रजिस्ट्री के साथ साथ जो है म्यूटेशन भी करवा ले। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो सकते हैं, और भी कंडीशन हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये वाला केवाला है, क्या है, ये आपका केवाला है, या फिर अगर इसी को कहें तो रजिस्ट्री हम लोग कहते हैं या सेल डीड कहते हैं, बस ये आपको समझना है। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन पत्र। ठीक है, म्यूटेशन स्लिप बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं दाखिल खारिज, दाखिल खारिज। ठीक है, ये दाखिल खारिज वाला सर्टिफिकेट है जो ये अंचल में होता है। ये कहां होता है, अंचल में होगा। ये कहां होगा, सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री कहां होता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, तो यहां पर जेड जो है इस जमीन को जब बेचा, या हो सकता है 10 डिसमिल पूरा बेच दिया हो या कुछ हिस्सा बेचा हो, जो भी बेचा हो। ठीक है,
तो एक कंडीशन हो सकता है कि केवल ए जो है स्टाम्प पेपर पर लिया है और वो सोच रहा है कि भाई हम 1-2 महीना बाद 3 महीना बाद रजिस्ट्री कराएंगे, 6 महीना बाद कराएंगे पैसा जमा करके, क्योंकि जेड को पूरा पैसा जब तक मिलेगा नहीं तब तक रजिस्ट्री करेगा नहीं, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि केवाला या रजिस्ट्री करा करके चुपचाप है, वो म्यूटेशन नहीं कराए, क्योंकि देखिए खरीदने में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदा, सेल डीड यानी रजिस्टर हो गया, यानी रजिस्ट्री उसने करवा ली, उसके बाद एक प्रक्रिया और होता है, अंचल में जाकर के दाखिल खारिज कराना पड़ता है। मतलब जेड के नाम से जो जमीन चढ़ा हुआ है रजिस्टर 2 में या जमाबंदी में, वहां से इस जेड से उतना जमीन घटाया जाता है, हटाया जाता है और फिर ए के नाम से उस जमीन को चढ़ाया जाता है। तो उसी को बोलते हैं दाखिल, मतलब जिसने लिया है उसके नाम से दाखिल करना, और खारिज मतलब जिसने बेचा है उसके नाम से खारिज करना। तो हो गया दाखिल खारिज, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि रजिस्ट्री करा करके म्यूटेशन भी ए ने कराया होगा। तो यहां पर 3 कंडीशन मुख्य रूप से हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जेड, अब यहां पर देखिए अगर ए जो है या तो स्टाम्प पेपर पर जो है से अपना वहां पर रह रहा है, या फिर केवाला और रजिस्ट्री करा करके, ये केवाला और म्यूटेशन ये नहीं करवाया है ए, अगर नहीं कराया है तब क्या करेगा, देखेगा जेड की अरे ये तो केवाला वगैरह, ये तो म्यूटेशन कराया ही नहीं है, जो मेरा अंचल है उस अंचल में तो भाई मेरा नाम से तो जमीन चढ़ा ही है, मेरे नाम से तो रसीद कट ही रहा है, क्योंकि जब तक लेने वाला व्यक्ति म्यूटेशन नहीं करवाएगा तब तक उसके नाम से रसीद नहीं कटेगा, जो बेचा है उसी के नाम से चलता रहेगा। तो इस कंडीशन में जेड क्या करता है, बी को एक बार और जमीन बेच देता है, ठीक है। अब बी, अब जब तय होता है तो बी जाता है अंचल में, क्योंकि जेड के पास पूरा उसका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। बी जब जाता है ब्लॉक में पता करने के लिए तो पता चलता है कि हाँ भाई जेड के नाम से तो इतना जमीन है, रसीद वगैरह कट रहा है, ठीक है। क्योंकि ए ने तो भाई अगर म्यूटेशन नहीं करवाया है तो यहाँ पर तो उसका ओपन है ना, अंचल में है कि नहीं, तो बी संतुष्ट हो गया और जाकर के रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्री ये भी करवा लिया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि केवल ये भी स्टाम्प जो है स्टाम्प पेपर पर केवल ये भी सोच रहा है कि 2-3 महीना बाद करवाएंगे, या ये भी हो सकता है कि केवाला ये करा लिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि केवाला के साथ साथ में जो है म्यूटेशन भी करा लिया हो। देखिए केवाला बोले या फिर रजिस्ट्री बोले या सेल डीड बोले, बात बराबर है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अगर ये काम हो गया, या फिर हो सकता है कि भाई बी ने यहां पर जो है केवाला करके ही छोड़ दिया है, ये भी म्यूटेशन नहीं कराया, तो जेड एक बार और एक व्यक्ति को बेचेगा, तो इस तरह से कड़ी बनता रहेगा जेड को, ठीक है। एक बार इतना इसको पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा कि क्या बोलें, बहुत दिक्कत हो जाएगा इसको। अब दोस्तों यहां पर जो है बेचारे ये दोनों फंस गए हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, किसे मिलेगा मालिकाना हक। सबसे पहला कंडीशन में आते हैं, अगर ए जो है स्टाम्प पेपर पर जो है केवल तय हुआ है, ठीक है, स्टाम्प पेपर पर तय हुआ है, और यहां पर बी भी जो है स्टाम्प पेपर इसके पास भी है, तो वैसे कंडीशन में भाई अगर मामला फैसला पर जाए, कोर्ट जाए, जहां भी जाए, जीत तो खैर एक की होगी, क्योंकि स्टाम्प पेपर पहले इसको यहां पर इसके नाम से बना है, जमीन बेचने का तय इसके साथ जेड ने किया है, वैसे कंडीशन पहला अधिकार तो इसी को मिलेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन समझ में आ गया कि ए के पास भी स्टाम्प पेपर, बी के पास भी स्टाम्प पेपर, तो दोनों कंडीशन में जीत इसका ही होगा। दूसरा कंडीशन, अगर मान के चलिए ए के पास भी केवाला या रजिस्ट्री किया हुआ है इस जमीन का, बी के पास भी केवाला या रजिस्ट्री किया हुआ है इसके पास, वैसे कंडीशन में किसकी जीत होगी, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों ए का ही जीत होगा, क्योंकि इसने पहले जमीन को खरीदा है। अगर पहले खरीदा है तो क्या होगा, देखिए अब ऐसा भागेगा नहीं, करे जो पहले कराया था पहले तो जीतिए गया, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे कंडीशन भी होते हैं कि दूसरा वाला आदमी निकल जाता है आगे, ठीक है, तो वो भी समझिएगा। अभी यहां पर लेकिन जनरल रूल ये है कि जो पहले जमीन खरीदा है, जो तय किया है, उसी को जो है जमीन वो मिलने वाला है, ठीक है, ये है। साथ में दोस्तों अगर केवाला या म्यूटेशन अगर करवा लिया होता ए, तो फिर यहां पर जो है बी तो खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि भाई वहां से ब्लॉक से जब तक पेपर आएगा नहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में, तब तक जो है कैसे यहां पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्री करेगा, ठीक है। तो इस वैसे कंडीशन में लगभग असंभव था अगर म्यूटेशन होता तो, ठीक है। तो ये चीज है।
अब दोस्तों यहां पर दोनों कंडीशन में, स्टाम्प पेपर के भी कंडीशन में, ठीक है, या केवाला के कंडीशन में जीत तो एक हो रही, क्योंकि ए ने ही पहले खरीदा है। अब यहां पर देखिए, अगर जेड जो है किसी के नाम से जमीन बेच दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो जमीन वो हस्तांतरित कर दिया। अब जब वो हस्तांतरित कर दिया तो ये दोबारा बेचने के अधिकार में नहीं है, ये दोबारा उस जमीन को नहीं बेच सकता है। अगर बेचता है तो फिर वो धोखाधड़ी के अंतर्गत आएगा, जालसाज के अंतर्गत आएगा। वैसे कंडीशन में मान के चलिए यहां अगर एक को जमीन मिल जाता है, ठीक है, अगर केवाला इसने भी कराया था, केवाला इसने भी कराया था, ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि ए ने केवल केवाला कराया है, रजिस्ट्री करवाया है, और बी ने केवाला के साथ साथ म्यूटेशन भी करवा दिया तुरंत आनन फानन में, क्योंकि ए के जैसा आलसी नहीं है बी, केवाला भी कराया, म्यूटेशन भी कराया, कोई काम नहीं करेगा भाई, क्योंकि ए ने ही जो है पहले रजिस्ट्री जमीन का करवा लिया है। वैसे कंडीशन में क्या हो सकता है, ठीक है, मालिकाना हक तो पहले ही प्राप्त कर लिया है, क्योंकि रजिस्ट्री से ही मालिकाना हक जो है हस्तांतरित हो जाता है। म्यूटेशन तो एक प्रक्रिया है टैक्स देने का, ठीक है, जो जेड के नाम से जो टैक्स दिया जा रहा था वो अब जो खरीदेगा उसके नाम से दिया जाएगा, वही है म्यूटेशन, दाखिल खारिज, ठीक है। या फिर अब दाखिल खारिज से केवल टैक्स देने से ही संबंध नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, अगर लोन वगैरह लेना है तो यहीं से आपका जो है डेटा निकलेगा कि भाई कितना जमीन है आपके पास, जमीन से अगर लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है। तो ये है दोस्तों। अब मान के चलिए कभी कभी ये भी होता है कि ए जो है, ठीक है, समझ में आ गया ना, अगर केवाला म्यूटेशन अगर ये रहेगा तो फिर दूसरा कंडीशन उत्पन्न होगा ही नहीं, ठीक है, और अगर केवाला रजिस्ट्री या स्टाम्प पेपर है तो ये तीनों में से कोई भी कंडीशन बी के साथ उत्पन्न हो सकता है, बी कर सकता है, ठीक है। अगर बी जो है ठगा गया, ए को जो है जमीन दिया जा रहा है, वैसे कंडीशन में बी जो है जेड के ऊपर एफआईआर कर सकता है, जालसाजी वाला, धोखाधड़ी वाला, ठीक है। तो जितना भी लेन देन हुआ है, ठीक है, जितना बी को खर्च होगा, जितना हानि होगा, वो सब अगर कोर्ट अगर देखेगा सब कुछ सही है, ट्रू है, वैसे कंडीशन में जेड को भाई देना ही होगा। हालांकि इसी बीच में कई ऐसे मामलों में जो है धोखाधड़ी वाला जब दर्ज होता है तो इसी बीच में ये दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाता है और मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो कोर्ट से ऑर्डर आएगा, उसके आधार पर फिर जो है जेड के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि इसी ने गलत किया है। ये दोनों भाई बेचारे का क्या गलती है, ये भी जमीन लेने के लिए आया है, ये भी लेने के लिए आया है, इन लोगों को क्या गलती है, ठीक है, अपना पूरा सेविंग इसको दिया, ठीक है, अगर ये करेगा गलती तो भाई इसी की ना गलती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और है, अगर ए के पास केवल स्टाम्प पेपर है, ये तय हुआ है कि भाई मैं जमीन खरीद रहा हूं, इतना दिनों का मेरे पास ये है, ठीक है, इतना पैसा दे दूंगा, ठीक है, रजिस्ट्री मेरा हो जाएगा, ये सब सारी चीजें स्टाम्प पेपर पर तय हुआ है, ठीक है। अब आनन फानन में बी आया, अब बी जो है कई बार ऐसा होता है कि भाई स्टाम्प पेपर तो रेडी हो गया, ठीक है, अब जेड को कहीं और दूसरा रेट मिल रहा है, यहां पर मिल रहा था 1,00,000 रुपए प्रति डिसमिल, ए दे रहा था, और बी आया बोला कि हम 1,25,000 रुपए प्रति डिसमिल देंगे। अब भाई यहां तो स्टाम्प पेपर पर जेड ने यहां पर तय किया है, अब बी क्या करेगा, 1,25,000, अब जेड ये जो लालची है क्या करेगा, तुरंत पैसा लेगा और देगा रजिस्ट्री कर, ठीक है। तो यहां पर देखा यह जाता है कि जब स्टाम्प पेपर पर जब ये तय हुआ ए का, तो भाई कब्जा वगैरह किया था कि नहीं, कब्जा अगर है तो मामला जो है थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, ए के नाम से वो जमीन जा सकता है। अगर कब्जा नहीं है, ठीक है, केवल स्टाम्प पेपर पर है, हालांकि स्टाम्प पेपर का भी जगह पर वैल्यू ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर मजबूती के पक्ष में ये बी आने लगे, क्योंकि ये रजिस्ट्री करवा लिया है, ठीक है। तो वो कोर्ट का डिसीजन होगा, हम क्या डिसीजन दे सकते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में स्टाम्प पेपर है ए के पास, बी ने केवाला करा लिया है, तो फिर मामला में कुछ भी हो सकता है, दोनों पार्टी में क्या मजबूत है नहीं मजबूत है, ठीक है, ए क्या चाह रहा है, बी क्या चाह रहा है, उस स्थिति के अनुसार बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, उस कंडीशन के आधार पर कोर्ट डिसाइड करेगा, या फिर ये लोग अपने से डिसाइड करेंगे क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिरकार दो रजिस्ट्री या केवाला होने पर किसे मिलेगा मालिकाना हक। तो मोटा मोटी आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर केवाला और रजिस्ट्री हो गया है, उसको दोबारा किया जाए, केवाला रजिस्ट्री तिबारा किया जाए, चौबारा किया जाए, 1000 बार किया जाए, लेकिन मिलेगा मालिकाना हक तो पहले व्यक्ति को मिलेगा जनरली, ठीक है, इसमें कोई नौछाव नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों और भी किसी तरह कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। वीडियो को और क्यों खींचें, नहीं तो फिर आप ही लोग कहते हैं बहुत लंबा हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा बारीकी से बताने का मेरा क्या बोलते हैं, मेरा
आदत है, ठीक है। मैं शॉर्ट में बताने का मैं ये नहीं करता हूँ कि भाई शॉर्ट वाला फार्मूला, ये मैं कुछ नहीं भाई, एकदम अच्छा तरीका से चलिए, ठीक है। वो चीज़ आपके जहन में रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। ट्रिक के चक्कर में रहेंगे तो वो नौकरी भर ही सीमित है या फिर कुछ पल के लिए ही सीमित है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट आपका सर्वत्र रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आज के लिए इतनी। आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।